तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था कल, और आगे हम लोग कुछ उस पर बेस्ड प्रॉब्लम देख ले। सपोज SO4 2 माइनस, ठीक है, H2O, SO2 एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इनका डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। SO4 2 माइनस, तो इसके लिए हम लोग टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर कैलकुलेट करते हैं, यानी N1 ये कितना आ जाएगा, तो 24 प्लस 6 32, ठीक है। N2 यानी 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्लस 8 इंटू अदर एटम्स, ठीक है। तो N2 यहाँ मुझे मिल जाएगा यानी 40, N3 नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स that is N2 माइनस N1, और ये आ जाएगा 8, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, तो यहाँ से N3/2 यानी 4 बॉन्ड्स हो जाएंगे SO4 2 माइनस में, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं N4 कैलकुलेट कर लूँ, तो N4 नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो कि N1 माइनस N3 हो जाता है। तो N1 यहाँ पे N1 माइनस N3, ठीक है। N1 32 और N3 हैं 8, यानी कि ये हो जाएगा 24। अब नंबर ऑफ लोन पेयर्स आ जाएगा N4/2 एंड विल बी इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया SO4 2 माइनस के लिए कि N1 कितने होंगे टोटल यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और N2 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्लस 8 इंटू अदर एटम्स, दैट इज N2 इक्वल्स टू 40। N3 अगर मैं कैलकुलेट किया नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मींस बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट किए हुए हैं, तो N2 माइनस N1 यानी 8 आ गया। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया, 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से N4 नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो कि N1 माइनस N3 इक्वल्स टू 24, यानी लोन पेयर्स मुझे मिल गया 12, ठीक है। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लें ऐसे अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन। सेंट्रल एटम चूज करना होता है, तो सल्फर इसमें सेंट्रल एटम है, और अदर 4 एटम्स ऑक्सीजन का है, 4 एटम ऑक्सीजन का, ठीक है। बॉन्ड्स कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 4 आया है, तो 4 बॉन्ड मैं अरेंज कर लिया, और टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स आया हुआ है 12। तो लोन पेयर्स का हेल्प लेकर के हम लोग इस एटम का ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मुझे अरेंज करना पड़ेगा, और यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन अरेंज करना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी मुझे अरेंज करना पड़ेगा, यानी 3 लोन पेयर्स ऑन ईच ऑक्सीजन एटम्स, 12 लोन पेयर्स हो गया। अब ईच एटम का ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक का इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया हुआ, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, यानी कि टोटल जो है सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट यहाँ पे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 4 बॉन्ड्स यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इन सब के पास 2 यहाँ पे और 6 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स। बट अब फॉर्मल चार्ज हम लोग कैलकुलेट कर ले।
फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम। तो ईच एटम पे फॉर्मल चार्ज, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले सल्फर पे कैलकुलेट कर लिया तो कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस बॉन्ड्स 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 दैट इज +2। ठीक है, अब एक ऑक्सीजन पर अगर मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ तो चारों पे पता चल जाएगा कितने चार्ज होंगे। तो ऑक्सीजन के लिए 6 माइनस बॉन्ड्स 1 और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 दैट इज -1। ठीक है, यानी इच ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आ गए। ठीक है, तो जो वहाँ पे मिसमैच कर रहा था ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जो है, पहले अगर देखा जाए इसे नॉर्मली तो यानी 6 इलेक्ट्रॉन थे और एक शेयरिंग किया, तो एक शेयरिंग किया 5 है इधर 2 यानी 7 होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो रही थी। बट अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन हम लोग देख रहे थे कि 1 बॉन्ड्स यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और 6 लोन पेयर के अकॉर्डिंग हम लोग यानी लोन पेयर का हेल्प लेकर के ऑक्टेट कंप्लीट किए थे। तो यहाँ से 1 यूनिट चार्ज, इसका मीनिंग कि ईच ऑक्सीजन एटम क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। और यहाँ पे सल्फर पे +2 आ गया यानी कि 2 प्लस सल्फर पे, यानी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है एक लोन पेयर जो था, दोनों जो है इलेक्ट्रॉन पेयर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, दे चुका है। तो इस तरह से अगर मैं देखूँ तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का हेल्प लेकर के, एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोग देखते हैं कि ये इनके आउटर मोस्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे एटम जिनके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक लोन पेयर इनको दे करके इसकी ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा था। मीन्स इसमें सिंगल एटम जो है शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा था, एक अकेला एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा था दूसरे एटम को ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो एक अकेला एटम, सिंगल एटम अगर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर दे रहा है और उससे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा दैट विल बी कोऑर्डिनेट और डेटी बॉन्ड, उसको हम लोग बोलते हैं। तो इसी को हम लोग ये भी डिस्कस किए थे, यानी अगर हम लोग इसको एक सिंगल बॉन्ड से दिखा देते, ये डोनर एटम में इस पर प्लस चार्ज और एक्सेप्टर पे माइनस, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इससे हम लोग ये और इससे ये। ठीक है, तो इसी तरह का यहाँ पे ये सिचुएशन आ रहा है, इसका मीनिंग 1 प्लस 1 माइनस को कैंसिल आउट करेगा और यहाँ भी 1 प्लस 1 माइनस को कैंसिल आउट करेगा। तो यहाँ से हम लोग बना सकते हैं कि सल्फर का आउटर मोस्ट में सल्फर यानी एक लोन पेयर एक ऑक्सीजन एटम को और ये एक दूसरे ऑक्सीजन एटम को, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन और यहाँ पे एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो यानी यहाँ पे एक माइनस चार्ज एक माइनस यहाँ पे चार्ज, तो जो कि मुझे SO4 2 माइनस चाहिए था। तो देखिए यहाँ पे इनकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, यानी 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा इसमें, यानी SO4 2 माइनस में अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स 2 आ जाएंगे और 2 निगेटिव चार्ज जो मुझे यहाँ पे चाहिए था जो कि यहाँ से आ गया, ये अब कैंसिल आउट नहीं होने वाला है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। ठीक है, तो ये SO4 2 माइनस आ गया। नेक्स्ट अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लूँ H2O का, H2O। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ N1 आ जाएगा कितना, तो 6 + 2 8, यानी कि N2 आ जाएगा नंबर ऑफ, यानी कि ये जो है 2 इंटू हाइड्रोजन एटम्स प्लस 8 इंटू अदर एटम्स, तो 2 प्लस 8 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, N3 यानी कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, तो N2 माइनस N1 जो कि आ जाएगा 4। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर्स यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, तो N3/2 दैट विल बी इक्वल्स टू 2। ठीक है, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम N4 अगर कैलकुलेट करूं तो N4 N1 माइनस N3 हो जाएगा, N3 यहाँ पे 4 आया हो और यानी कि 4 आ जाएगा, और लोन पेयर यहाँ पे अगर देखा जाए तो N4/2 यानी कि 2। ठीक है,
फिर यहाँ से हम लोग सेंट्रल एटम चूज कर ले तो ऑक्सीजन आएगा सेंट्रल एटम। अब इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स हम कहीं इधर रख लिए और 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो 2 बॉन्ड्स मैं यहाँ पे अरेंज कर लिए, यहाँ पे बॉन्ड्स 2 आ रहे हैं, लोन पेयर 2 यानी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। ठीक है, अब यहाँ से हम फॉर्मल चार्ज अगर कैलकुलेट कर ले तो फॉर्मल चार्ज यहाँ से पता चल जाएगा कि इस पर कितना यूनिट चार्ज होगा या नहीं होगा। ऐसे तो देखा जाए तो ओवरऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है तो चार्ज नहीं आना चाहिए, और यहाँ से भी प्रूफ हो जाएगा कि नहीं आएगा चार्ज। तो ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज अगर कैलकुलेट करें 6 - 2 और -4 यानी 0, कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट अगर मैं हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज अगर कैलकुलेट कर लूँ तो 1 और -1 ये 0, तो 0 यानी किसी भी एटम पे इसमें कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, और ऐसे भी ओवरऑल मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल है तो यहाँ भी आना चाहिए था, इतनी ही। ठीक है, तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर रहा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, लेकिन अब यहाँ से देखें तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर या लुईस स्ट्रक्चर या लुईस रूल के अकॉर्डिंग देखें तो ये मॉलिक्यूल्स और आयंस को कंप्लीट जो है ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि उसका स्ट्रक्चर होगा कैसे। तो ऐसे डॉट स्ट्रक्चर बताया जी, ऐसे ऐसे रूल है, ये कितने लोन पेयर्स होंगे, कितने बॉन्ड पेयर्स होंगे, या चार्ज जो है कितने किस पे डेवलप करेगा, किस पे पॉजिटिव या किस पे नेगेटिव। बट मेनली अगर कोई मॉलिक्यूल से आयंस है तो उनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, शेप या ज्योमेट्री कैसी होगी, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसका ये ड्रॉबैक रहा। तो हम लोग लिख सकते हैं ड्रॉबैक ऑफ लुईस रूल, ड्रॉबैक्स। ठीक है, लुईस का जो ड्रॉबैक क्या रहा, तो एक तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ज्योमेट्री और शेप कैसा होगा। ठीक है, और तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखे इट कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप और ज्योमेट्री ऑफ molecules और आयंस। ठीक है, यानी मॉलिक्यूल्स और आयंस की ज्योमेट्री को डिफाइन नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और नहीं जो है शेप की। ठीक है, सेकंड पॉइंट अगर हम लोग देखें तो ये नोबल गैसेस का रिएक्टिविटी को भी डिफाइन नहीं कर पाया था। ठीक है, तो it could not explain the reactivity of atoms। ठीक है, यानी एटम्स का मेनली जो है ऐसे नोबल गैसेस का रिएक्टिविटी को डिफाइन नहीं कर पाया था। एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ नोबल गैस एलिमेंट्स। ठीक है, यानी नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस जितने भी है उस टाइप के एलिमेंट्स, उनकी रिएक्टिविटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो अब इसके बाद आया, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो फाइनली आया कौन सा, तो VBT। ठीक है, तो हम लोग देखें नेक्स्ट पॉइंट कि VBT क्या है।
VBT, जिसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थियोरी। ठीक है, VBT यानी कि वैलेंस बॉन्ड थियोरी। इसके बेस पे हम लोग देखते हैं कि किसी मॉलिक्यूल्स का या इसका क्या स्टेटमेंट है। VBT का कहना है कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनशेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, यानी कोवलेंट बॉन्ड्स की उतनी ही बन सकती है जितनी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे ये कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो ओवरलैपिंग, ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट में लिखेंगे कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड due to overlapping of atomic orbitals, due to overlapping of atomic orbitals। ठीक है, तो ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है तो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, जैसे SPDF वगैरह हैं, ये सब एटम्स की यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनकी ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग होती है तो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, और सेकंड पॉइंट में इसको इधर लिख देते हैं। सेकंड पॉइंट में हम लोग लिख ले नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड equals to number of covalent bond formed equals to number of unpaired electrons present in the atomic orbitals। ठीक है, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतनी ही कोवलेंट बॉन्ड बन सकती है, VBT का कहना था। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लें कि ओवरलैपिंग क्या होता है। तो ओवरलैपिंग हम लोग डिस्कस कर ले। ओवरलैपिंग का मीनिंग क्या हुआ? ठीक है, यानी जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे क्लोज आते हैं तो उनके बीच जो है कुछ ऐसे रीजन होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो एक दूसरे से कवर करते हैं, यानी कहने का मीनिंग कि कुछ रीजन कॉमन आता है ओवरलैपिंग करने के बाद, यानी कि शैडो और इन्फ्लुएंसिंग पार्ट ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स नोन एज ओवरलैपिंग। ठीक है, तो एज फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जैसे S का ये है, ठीक है, और 1s का अगर मैं ये ले लिया, दूसरा ये 1s का मैं ये ले लिया, तो जब ओवरलैपिंग करेंगे तो कितने सैडेड रीजन है और इन्फ्लुएंसिंग पार्ट है एक दूसरे का, वहीं यानी शेयरिंग पार्ट कह सकते हैं, जो कितने रीजन जो है कितने पार्ट्स उनके जो है
शेयर कर रहे हैं, ठीक है, वही रीजन को हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग। जैसे यहाँ पे 1s का जब ओवरलैपिंग किया तो ये एक दूसरे से इतने पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, और इसी पार्ट को हम लोग ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे ये एक बॉन्ड बनाया, यानी शेयरिंग किया तो यहाँ से बॉन्ड बनाया। जैसे मैं H2 लिया तो H2 मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, ठीक है, तो यहाँ से HH बॉन्ड बन रहा है, शेयरिंग कर रहा है, तो जो कि सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग किए, तो ओवरलैपिंग करने के बाद सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि H2 मॉलिक्यूल Cl2 वगैरह बहुत सी हैं मॉलिक्यूल्स हम लोग देखेंगे। तो ओवरलैपिंग का मीनिंग हम लोग लिख लें, इट इज द इन्फ्लुएंसिंग और शैडो पार्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं, सेकेंडली हम लोग ये भी कह सकते हैं, ओवरलैपिंग it is the sharing of some atomic sharing of some region of atomic orbitals, ठीक है। जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा उसका कुछ शेयरिंग पार्ट होता है जिसको हम लोग ओवरलैपिंग बोलते हैं, या शैडो पार्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसिंग पार्ट या शैडो पार्ट ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसी को ओवरलैपिंग कहते हैं। अब ओवरलैपिंग 2 टाइप्स के होते हैं, इनको हम लोग एक एक करके देखते हैं। ओवरलैपिंग 2 टाइप्स के हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट तो हम लोग लिखेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग, और सेकंड है नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। अब एक्सियल ओवरलैपिंग को हम लोग इसको हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग को हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, ठीक है। और नॉन एक्सियल में हम लोग इसको लैटरल ओवरलैपिंग भी बोलेंगे, लैटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। और इसका दूसरा नेम है साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं, इसमें नॉन एक्सियल बोले या लेटरल ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग बोल सकते हैं, एक्सियल जो है ओवरलैपिंग या बोले, या नहीं तो हेड ऑन ओवरलैपिंग, नहीं तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग। ये 2 तरह के ओवरलैपिंग होते हैं। अब एक्सियल ओवरलैपिंग में ये कैसे होता है, या इसमें कौन से बॉन्ड के फॉर्मेशन होते हैं और इसमें कौन से टाइप्स के बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, इनको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट में देख ले
एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। तो इसका मीनिंग कि एक्सियल ओवरलैपिंग जब होगा तो एक्सिस के लॉन्ग होगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैपिंग करेगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, या हेड ऑन ओवरलैपिंग, इसी को हम लोग बोलेंगे। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं इट टेक्स प्लेस along the internuclear axis of atomic orbitals, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उनके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग होता है, और इस तरह के ओवरलैपिंग को हम लोग एक्सियल ओवरलैपिंग कहेंगे। एज फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो H2 Cl2 Br2 या F2 या HCl, तो इन सब मॉलिक्यूल्स में एक्सियल ओवरलैपिंग होगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ठीक है। जो एटॉम का ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्सियल ही ओवरलैप करेंगे। तो अगर मैं जैसे H2 लिया तो यहाँ पे 1s हाइड्रोजन के पास क्या होता है, सिर्फ s ऑर्बिटल ही अवेलेबल है, तो दो मुझे लेना पड़ेगा, दो हाइड्रोजन यानी H और ये H, दोनों के एक एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं ये पार्टिसिपेट करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। तो इस तरह का ये इन्फ्लुएंसिंग पार्ट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच जो है बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा एक्सियल ओवरलैपिंग से, ठीक है। तो ये अपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैपिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ये हुआ इसके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर मैं दूसरा ले लूँ, अगर P का देख रहे थे ना लास्ट, एक्सियल ओवरलैपिंग, ये डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। इट टेक्स प्लेस एक्सियल ओवरलैपिंग मीन्स इट टेक्स प्लेस, ये तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ओके, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम्पल देख रहे थे हम लोग। सपोज कि मैं Cl2 मॉलिक्यूल्स लिया, तो Cl2 के लिए हम लोग देखें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p5, ठीक है, ये आ रहा है। यानी अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो कितना आ गया, और 3s2 3p5, यानी लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि 7 है, तो 3 का s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और p के जो p सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड है, और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स ये px, इसको हम लोग py और ये pz, ठीक है। तो कितने हैं, एक ऑर्बिटल्स हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मीन्स हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वही बॉन्ड फॉर्मेशन में यानी शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो हैं 1 है,
क्लोरीन के पास तो 2 क्लोरीन के एटम्स है। इसका मीनिंग कि एक दूसरा क्लोरीन का जो एटम है उनके पास भी ऐसे एक अनपेयर्ड या हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे, तो ये आपस में ये ओवरलैपिंग करेंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, तो P का शेप क्या होता है, तो P का शेप जो होता है डम्बल शेप का होता है, यानी कोई भी P सेल का, P सबसेल का जो है इस तरह का होता है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग अलग अलग यानी कि एक्सिस के अलोंग होते हैं। अगर मैं इसको एक्स मान लिया या वाई मान लिया तो ये पी वाई हो गए। इस तरह से अगर मैं पी एक्स का देखूँ तो ये एक्स एक्सिस है, तो ये पी एक्स के लिए शेप हो गया। और पी जेड का अगर देखूँ तो पी जेड का भी इसी तरह से कुछ जाएगा, ऐसे ये पी जेड का तो इस एक्सिस के अलॉन्ग यानी पी जेड हो जाएगा, ये एक्स और ये वाई तो ये जेड, तो इस तरह से पी जेड के लिए ये हो जाएगा। तो अब ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैपिंग करते हैं तो ये Cl2 में PP ओवरलैपिंग होगा, यानी अगर मैं एक P सबसेल का ये लिया शेप तो दूसरा भी यही होगा, PP ओवरलैपिंग होगा। तो इसमें ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और इस एक्सिस के अलॉन्ग अगर ओवरलैपिंग करता है तो ये फाइनली इस तरह का कुछ बनाएगा शेप। सॉरी, ये हो गया जो कि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, और ये ओवरलैपिंग पार्ट है, शेडिंग और इन्फ्लुएंसिंग पार्ट है। तो ओवरलैपिंग यानी शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है ये। तो यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, सिग्मा बॉन्ड यानी Cl2 क्लोरीन क्लोरीन के बीच एक बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैपिंग हो रहा है, PP ओवरलैपिंग हो रहा है। तो ये PP ओवरलैपिंग यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये PP ओवरलैपिंग। ठीक है, तो PZ ऐसे जनरली PZ जो है PZ जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस उसको कंसिडर किया जाता है। तो PZ इसमें अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जो कि Cl2 यानी कि क्लोरीन क्लोरीन के बीच एक सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट अगर मैं एक sp लूँ यानी एक ऑर्बिटल्स s और दूसरा p लूँ तो ये sp बनाएगा और s ऑर्बिटल किसी भी s का होगा तो s का जो शेप होता है स्फेरिकल होता है और p का शेप p का ये डम्बल होता है। ठीक है, तो यहाँ भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग इस तरह से ओवरलैपिंग करता है तो ये बना लेगा और ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैं HCl ले लिया। ठीक है, तो HCl में हाइड्रोजन के पास जो है सिर्फ s ऑर्बिटल अवेलेबल है और क्लोरीन का मैं देखूँ तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p5। ठीक है, तो इसके पास जो है s तो कम्प्लीटली फील्ड है और 3s का और यहाँ पे 3p का एक हाफ फील्ड है, एक हाफ फील्ड है। तो यहाँ पे ये क्लोरीन के लिए हो गया और हाइड्रोजन का जो s एक यहाँ पे है, ऐसे यहाँ हम लोग उल्टा दिखा देते हैं। तो ये पार्ट जो है ओवरलैपिंग करेगा यानी कि हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और क्लोरीन का p, तो sp ओवरलैपिंग होगा जो कि यहाँ पे मैं दिखाया हूँ। इसका मैंने कि ये जो है HCl के लिए वैलिड हो जाएगा, HCl का ये
लिए एग्जाम्पल हो जाएगा, जो कि सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, sp ओवरलैपिंग होगा HCl में, HCl हो गया, HF हो गया, HBr टाइप का जो है ये सभी sp ओवरलैपिंग करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतनी ही कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड is formed equals to number of half-filled atomic orbitals present in the atom। ठीक है, एटम्स में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उतनी ही कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अगर 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है तो कोवलेंट बॉन्ड्स भी 2 ही होगी। जैसे हम लोग अभी देख रहे थे HF का या HCl का केस लेकर के, तो जितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओवरलैपिंग में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कोई दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे मैं ले लिया अमोनिया का। ठीक है, तो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास कितने 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसका अगर मैं कन्फिग्रेशन लिखूँ तो 1s2 2s2 2p3। ठीक है, और हाइड्रोजन के पास सिर्फ क्या है 1s है, तो 1s1। तो इस तरह से नाइट्रोजन का 2s फुल फिल्ड है और इसके पास 2p जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मीनिंग कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अनपेयर्ड या हाफ फिल्ड, अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स कितने हैं, तो 3 है नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, अब मैं देखूं तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है अमोनिया में, तो 3 हाइड्रोजन है, तो एक यहाँ से आ जाएगा, दूसरा मैं इसको ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ये 1s, ये भी 1s और ये भी 1s। इन सब के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड है, यानी कि ये भी, तो एक हाइड्रोजन के पास एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है और एक नाइट्रोजन के पास अकेले कितने ऑर्बिटल्स है हाफ फिल्ड, या बोल सकते हैं अनपेयर्ड 3। इसका मीनिंग कि तीनों, एक इसके साथ कर लेगा ओवरलैपिंग, दूसरा इसके साथ ओवरलैपिंग कर लेगा, और तीसरा मैं देखूं तो थर्ड ये कर लेगा। इसका मीनिंग कि मैं नाइट्रोजन का अगर देखूं तो ये तो P है, ये कौन से P है, ये है PX, ये है PY और ये है PZ। ठीक है, और ये हाइड्रोजन का 1s वाले हैं। तो जब ओवरलैपिंग होगा तो 2, यानी जो मैं देख रहा हूँ sp 3 जो यहाँ पे बन रहा है, तीनों का तीनों कैसा होगा, sp ओवरलैपिंग होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का S है और नाइट्रोजन का P है। इसका मीनिंग कि S और P जब ओवरलैपिंग करता है तो कौन से बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर, तो ये PX यानी sp इसको भी बोल सकते हैं क्योंकि P का ही है, बट ये इसका डायरेक्शन अलग अलग है। ये x एक्सिस के अलॉन्ग शो कर रहा है, ये y एक्सिस के अलॉन्ग रिप्रेजेंट कर रहा है, ये z एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, जो कि हम लोग 3D में देखते हैं इस तरह से। तो ये अगर y माना, ये x, तो ये चला जाएगा z। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है एटम इनसाइड, वो 3D में होता है, 3 डायमेंशनल होते हैं, यानी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं 3D में मूव करते हैं, 3D क्लाउड में मूव करते हैं, x एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव करते हैं, y के अलॉन्ग भी और
जेड के अलॉन्ग भी मूव करते हैं। तो एक इनका जो ऑर्बिटल्स होता है, पी में एक्चुअली 3 ऑर्बिटल्स है टोटल, तो एक इधर जाएगा, दूसरा ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा, एंड थर्ड विल बी गोइंग दिस अलॉन्ग द जेड एक्सिस। क्लियर? तो इसी से समझना हमको वो जो कौन से ओवरलैपिंग हो रहा है, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैपिंग हो रहा है 1s और यानी कि 3p के बीच, क्योंकि सॉरी 2p के बीच है। नाइट्रोजन के यहाँ पे क्या है, जो p ऑर्बिटल से 2 का है, सेकंड सेल का है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कौन सा, तो 1s 2p, ठीक है, 1s 2p और 1s 2p। लेकिन अब यहाँ पे मैं x, y और z भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो sp 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 3sp के बीच जो है ओवरलैपिंग हो रहा है, मीन्स 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स विल बी फॉर्म इन केस ऑफ अमोनिया। क्लियर? अभी मैं इसका दिखाया भी था और यहाँ भी मैं दिखा दे रहा हूँ S का। सपोज कि मैं ये हाइड्रोजन का S लिया यहाँ पे, तो एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है स्फेरिकल होता है, तो 1s, और मैं दूसरा p का जो शेप होता है वो डम्बल शेप होता है। तो या तो मैं ऐसे दिखा दूँ या ऐसे, y एक्सिस के अलॉन्ग z ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ओवरलैपिंग करेगा तो ये s और ये p का इस तरह से ओवरलैपिंग करेगा। अब ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गया और इसके अलॉन्ग क्या कर रहे हैं, शेडिंग और इन्फ्लुएंसिंग पार्ट है और शेयरिंग पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल्स बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है, जो कि ये सिग्मा बॉन्ड बनाया, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 3sp ओवरलैपिंग करेगा अमोनिया में, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और इसको हम लोग ऐसे भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी देखते हैं, यही हुआ, ठीक है। एक इसके पास लोन पेयर है। तो एक नोट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, नोट पॉइंट में हम लोग इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, एक्चुअली हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड के केस में देखते हैं क्या है कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स लोन पेयर, एक अकेला एटम दूसरे एटम को कंप्लीटली डोनेट करता है और उससे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, ठीक है। और ऐसे केस में एक ऑर्बिटल, एक एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं कंप्लीटली वैकेंट होते हैं और एक एटम जो है, दूसरा एटम यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीटली जो है फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स है, यानी एक ऑर्बिटल्स इन एनी वन ऑर्बिटल्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेट, ठीक है। यानी एक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे जाते हैं, उससे ज़्यादा तो रखे नहीं जाते हैं। तो जब एक एटम का ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड है और दूसरे एटम का कंप्लीटली एक वैकेंट है, तो एक एटम दूसरे एटम को अपने टोटली दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है दूसरे वैकेंट ऑर्बिटल्स में, और इससे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है मीन्स कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सपोज कि मैं जैसे अभी अमोनिया ही लिया, ठीक है, मैं ये अमोनिया ले लिया, तो अमोनिया में मैं क्या देख रहा हूँ, नाइट्रोजन के पास एक फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि जो ऑर्बिटल्स इसका लास्ट ऑर्बिटल्स है उनके पास कंप्लीटली एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और पूरा उनकी ऑर्बिटल भरा हुआ है। और मैं दूसरा ले लिया H+, ठीक है। H+ में क्या देख रहे हो कि हाइड्रोजन का अगर मैं देखूँ तो एक ही इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं, या दूसरी बात करूँ तो इनके पास एक ही सेल होते हैं, सॉरी सब सेल होते हैं और सेल भी एक ही होते हैं। तो इस तरह से इनके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनमें से H+, इसका मीनिंग, प्लस का मीनिंग होता है कि एक इलेक्ट्रॉन वो कंप्लीटली क्या कर चुके हैं, दे चुके हैं, रिलीज कर चुके हैं। तो इनके पास क्या बचा, कुछ नहीं। तो जब नहीं बचा तो फिर ये क्या कर सकते हैं, H+ का मीनिंग यहाँ पे अभी पूरा वैकेंट है। तो जब वैकेंट है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं और इनके पास क्या है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये तो इनको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है H+ को, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे और एक इनके साथ बॉन्ड बन जाएगा, एक रिलेशन बन जाएगा विच इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, ठीक है। तो फाइनली हम लोग यहाँ से इसको दिखा सकते हैं,
ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हुआ और ये जो इनके पास वैकेंट है, यानी इसको हम लोग थोड़ा सा इधर लिख लें। यहाँ पे हम लोग ऑर्बिटल्स दिखा दिए और यहाँ पे H+, ठीक है। इसी का ये ऑर्बिटल से वैकेंट है, तो ये क्या कर लिया, इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसे तो रख सकता है, और देखिए यहाँ पे बन गया क्या, NH यानी 4 बॉन्ड बना लिया, लेकिन ये डोनेट किया तो इस पर प्लस चार्ज, इस पर प्लस ऑलरेडी था, तो ये तो कैंसिल हो गया, डोनेट किया एक्सेप्ट किया तो प्लस चार्ज खत्म हो गया, एक प्लस आ गया, ओवरऑल अमोनियम आयंस का फॉर्मेशन कर लिया। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग, हाँ एक नोट पॉइंट में हम लोग लिख रहे थे, आते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, one atomic orbital is completely filled और fully filled लिख सकते हैं, completely filled and other atom has one vacant orbitals, other atom has vacant orbital to form coordinate bond by donating its lone pair in vacant orbitals। ठीक है, यानी अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में देखें तो इसमें भी एक बॉन्ड बनता है, और इस केस में एक एटम के पास कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, और दूसरे एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो जिनके पास फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, वो अपना लोन पेयर वैकेंट वाले को डोनेट करते हैं और फाइनली कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जो अभी हम लोगों ने अमोनियम आयन के केस में हम लोग देखे थे, NH4+ के केस में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख ले तो वो है नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो साइडवेज ओवरलैपिंग, और क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग लैटरल ओवरलैपिंग बोल सकते हैं। तो फिर आगे हम लोग अभी दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे, पहले इसको डिस्कस कर ले हम लोग। तो नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग की बात करें तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, मीन्स हम बोल सकते हैं कि इट टेक्स प्लेस perpendicular to the internuclear
इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। यानी जो इसमें ओवरलैपिंग एग्जिस्ट करता है, प्रोसीड करता है, वो अभी जस्ट इसके पहले वाले में हम लोग देखा था कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के लॉन्ग अगर कर रहा है, इसका मीनिंग वो एक्सियल ओवरलैपिंग कर रहा है, बट ये नॉन एक्सियल है तो एक्सिस के लॉन्ग इसमें ओवरलैपिंग नहीं करेगा, इन्फ्लुएंसिंग पार्ट या शेयरिंग पार्ट जो है पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मीन्स उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करेगा। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर ओवरलैपिंग प्रोसीड कर रहा है तो नॉन एक्सियल होगा। और इस केस में हम लोग एक एग्जांपल देखें तो सपोज कि जैसे मैं ले लिया N2 या CO2, ठीक है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स में बनेंगे क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और भी दूसरे बहुत सारे हैं। O2 हम लोग ले सकते हैं, क्लियर। तो अगर मैं O2 की बात करूं तो इसके पास जो है एक ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 8, यानी कि 1s2 2s2 और 2p4, क्लियर। तो 1s2 2s2 2p4, यानी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसका सेकेंड ऑर्बिटल्स जो है, सेकेंड सबसेल जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड है और 2p इसका एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों में, तीनों में भरा हुआ, फिर इसमें पेयरिंग स्टार्ट हुआ 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये क्या है हाफ फील्ड, यानी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इसका क्या है हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है, मीन्स हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, या बोल सकते हैं क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, कितने हैं तो 2। इसका मीनिंग कि इनके जो आउटर सेल में मैं देख रहा हूं तो 2 ऑर्बिटल्स अनपेयर्ड है, मीन्स हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स 2 है, तो 2 ही ऑर्बिटल्स इसके ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो जो कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे वो भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के इक्वल ही बनेंगे। इनका हम लोग दिखा दें O2 के लिए, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन एटम है, एक का मैं ले लिया कि ये 1 2 3, ठीक है, तो एक ऑक्सीजन के लिए, और दूसरे ऑक्सीजन के लिए ये हो जाएंगे 1 2, ठीक है, 3, और इस तरह से, ठीक है। तो 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ये ऑक्सीजन के दूसरे एटम हो गए, तो एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स इसके साथ पार्टिसिपेट करेगा ओवरलैपिंग में, और दूसरे इसके एटम इसके साथ ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो कितने ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2। अब इसको हम लोग को थोड़ा उल्टा दिखाना पड़ता है एक का, क्योंकि जो है अपोजिट स्पिन से वो आते हैं। तो एक में मैं इधर ऐसे दिखा दिया, देखिए। तो फाइनली ऑक्सीजन के बीच ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड जब आ रहा है तो उसमें एक पाई होगा और एक सिग्मा होगा, यानी कि यहाँ पे एक तो पाई बॉन्ड बनेगा ही और एक सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा। सिग्मा तो एक ऑलवेज बनेगा ही, क्लियर। तो अब यहाँ से हम लोग देखें तो एक पाई और एक सिग्मा, यानी एक लैटरल ओवरलैपिंग होगा, एक जो है अब इसका जो है पी का 2p का जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका भी 2p। तो p का ऑर्बिटल्स जो होते हैं इस तरह से, ये डम्बल शेप के होते हैं, थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया, उससे कोई लेना देना खैर नहीं है, इसको थोड़ा सा हमें, ठीक है। एक p का हो गया और दूसरा ये दूसरा p हो गया। सपोज ये pz और pz है,
ठीक है। तो पीजेड जब ये करेंगे तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के करेंगे अलोंग, तो यहाँ से जो शेप बनेगा ओवरलैपिंग के बाद इस तरह का कुछ आएगा, ठीक है। तो ये पीपी ओवरलैपिंग कर ले रहा है, पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग मीन्स यहाँ पे क्या बनेगा, सिग्मा, जो हम लोग पहले भी देखे थे। बट यहाँ पे एक तो पाई भी बन रहा है ना, तो पाई बन रहा है तो उसको भी दिखाना होगा। ये हो गया इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इसको हम लोग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोलेंगे। ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गया, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। थोड़ा सा इंटर न्यूक्लियर, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। नेक्स्ट मैं इसका पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको भी हम लोग देख ले, तो लैटरली ओवरलैपिंग करेगा। तो पी का मैं एक ये ले लिया और दूसरा पी का ये ले लिया, ठीक है। तो ऐसे आएगा और इस तरह से साइडवेज ओवरलैपिंग करेगा, और साइडवेज ओवरलैपिंग से इस तरह का ये आएगा। ये देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, स्ट्रेटेड और इन्फ्लुएंसिंग पार्ट हो गया। तो यहाँ पे इसका इंटर न्यूक्लियर तो यही हुआ एक्सिस, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, जो ओवरलैपिंग कर रहा है इंटर न्यूक्लियर का परपेंडिकुलर है, ठीक है। यानी ये अगर ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गया, इसके ऐसे ऊपर जा रहा है तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया ना। इसका मीनिंग कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग कर रहा है, साइडवेज ओवरलैपिंग कर रहा है। एंड सच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग नोन एज लैटरल और नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग। और इससे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो मैं पहले भी लिखा था इसमें कि इंटर न्यूक्लियर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होता है, और यहाँ पे दिख भी रहा ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। तो एक पाई बॉन्ड बना रहा, जो हम लोग O2 मॉलिक्यूल्स में देख रहे थे, ऑक्सीजन के बीच क्या कर रहा है, एक यानी डबल बॉन्ड बनाने का मीनिंग कि एक सिग्मा है तो दूसरा ये पाई है, ठीक है, ये समझना है। तो एक ऑलवेज सिग्मा तो बनाएगा ही और दूसरा पाई बनाएगा। तो इसमें मैं एक नोट पॉइंट में लिख लूँ या ऐसे कि लिख लें। तो यहाँ पे हम लोग इस मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग देखा कि इस O2 मॉलिक्यूल्स में एक पाई और सिग्मा जो बॉन्ड बनता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग बनता है। एक्चुअली इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग हो रहा है, तो इसमें जो फोर्स होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। जैसे हम लोग हाथ मिलाते हैं तो ये क्या हो गया, यानी हेड ऑन, यानी जो कोई एक्सियल हम लोग देख रहे हैं, इस तरह से सिग्मा का फॉर्मेशन होता है। और ये साइडवेज, सपोज कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक दूसरा बंदा आया साइड में मेरे खड़ा हो गया, तो उसमें उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी जिससे कि यहाँ दोनों में हम लोग देखें अगर कंपेयर करके। तो इसलिए पाई बॉन्ड क्या है, साइडवेज हो रहा है, तो वीक बॉन्ड होगा और सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिग्मा bond is always stronger than pi bond, ठीक है। सिग्मा का जो स्ट्रेंथ है ऑलवेज पाई से ज्यादा होगा, और रीजन क्या है, ड्यू टू overlapping of internuclear axis in case of sigma bond, but in case of pi bond sideways overlapping takes place, ठीक है। so this cause of pi bond will be weaker than sigma bond। चलिए।